हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ तो सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था। आपको भी पता होगा, सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। तो मैंने कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हम सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ो मत। छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं। कविताएं करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की, जगह जगह कवि सम्मेलन हुए, लोगों ने तालियां बजाई और जिन लोगों ने कविताएं की, कोई को पद्मश्री की उपाधि मिल गई, कोई राष्ट्र कवि हो गया, किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए और चीन हिंदुस्तान की जमीन दबा के बैठ गया और वो सोए हुए शेर तब फिर वापस कविता करके सो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां चले गए। लाखों मील की जमीन ने चीन ने कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार थी, वो जमीन किसी काम की ही न थी, उसमें घास भी पैदा नहीं होता था। अगर वो जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार था, पहले ही जमीन छोड़ देनी थी। और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं उन नेताओं से कहता हूं कि अभी भी देश में जितनी जमीन और बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए ताकि कोई झंझट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये जो हमारा चित्त है, इस चित्त को मैं बूढ़ा, ओल्ड माइंड, बूढ़ा चित्त कहता हूं। ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है। इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा, अतीत की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा, भविष्य की योजना बनानी होगी, संतोष छोड़ना पड़ेगा। एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला चाहिए, एक सृजन की आग चाहिए। और वो आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते, जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं, अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं, जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं, जब हम दीनता, दरिद्रता और दासता को मिटाने की कसम खाते हैं, तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी करूंगा। मैंने सुना है जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया, बहुत छोटा राज्य, और बड़े राज्य ने हमला किया। उसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा, सेनाएं कम है, साधन कम है, हार निश्चित, इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, हार स्वीकार कर ले। उस सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हें समझता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो, जवान हो, तुम इतने बूढ़े साबित हुए। लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबराया। गांव में एक फकीर था, सम्राट उसके पास गया। जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी उस फकीर से सलाह लेने वो गया। उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी ये बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वो हो जाता है। और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबराया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था, वो डर गया। और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा? लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। वो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत। उन सैनिकों ने कहा देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा भाषा समझने का उपाय मेरे पास। उसने खीसे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गईं, जीवन मरण का सवाल था। वो रुपया नीचे गिरा, वो सीधा गिरा। उस फकीर ने कहा तुम फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं,
हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते। परमात्मा साथ है। सिक्के को खीसे में रखते हुए युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीतकर वे वापस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दे, जिस परमात्मा ने हमें जिताया। उस फकीर ने कहा, परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा, आप भूल गए मालूम होता, युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं। तो उस फकीर ने कहा, तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं था। वे सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया। विचार अंततः वस्तुएं बन जाते हैं, विचार अंततः घटनाएं बन जाते हैं। एडिंगटन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, थिंग्स आर थॉट्स एंड थॉट्स आर थिंग्स। जिसे हम वस्तु कहते हैं वो भी विचार, और जिसे हम विचार कहते हैं वो भी कल वस्तु बन सकता है। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो कल किए गए विचारों का परिणाम है। जिसे हम आज कहते हैं वो कल के विचारों का निष्कर्ष है, और कल जो होगा वो आज के विचारों का परिणाम होगा। मैं भारत को जवान देखना चाहता हूं, लेकिन भारत के मन को बदलना पड़ेगा तो ही भारत जवान हो सकता है। मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता हूं। हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके, हम बूढ़े हैं हजारों साल। ये भारत का बुढ़ापा तोड़ना पड़ेगा, इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा। इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियां देखी थी वो बहुत छोटी थी। ना तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे, ना अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म हिंदुस्तान में ला सकता है। और कम्युनिज्म की गुलामी और भी खतरनाक इसलिए कि अब तक जो भी गुलामियां थी वे गुलामियां वैज्ञानिक नहीं थी। कम्युनिज्म पहली दफा टेक्नोलॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में समर्थ है। आज चीन में आदमियों का माइंड वॉश किया जा रहा है। आदमी को मारने की जरूरत भी नहीं, उसके दिमाग को पूरा धो के साफ किया जा सकता है, जिससे स्लेट पट्टी को धो के साफ किया जा सकता है। ये गुरुद्वारे, ये मंदिर, ये मस्जिद ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अगर हिंदुस्तान पर कम्युनिज्म आता है तो हमारे दिमाग ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, जो थे वो पोंछ डाले जाएंगे। आज रूस में कहां है गुरुद्वारा, कहां है मस्जिद, कहां है मंदिर? आज चीन में कहां है? वो सब विदा हो गया।